हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। ये चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। इसका पार्ट 1 जो है मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, जिसमें हम नए राजवंशों के उदय के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार का प्रशासन है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है इसके आगे की जो है चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे, मतलब आगे कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि पूरा कवर करूँ। वैसे तो मैंने बोला था आप लोगों को 3 पार्ट में जो है ये मैं करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि कोशिश ये है कि आप कम टाइम में जो है मतलब जो भी चीज़ें करें ना वो मतलब कि समझ कर करें। ठीक है, तो अगर शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप लोग जो है आसानी से जो है उसको समझ पाएंगे और सही से कर लेंगे। क्योंकि एक ही बार में अगर मैं कराऊँ तो ये पूरा अगर देखूँ तो 1 घंटे तक चला जाएगा, लगभग जो है 40-45 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को कम से कम 12-15 मिनट की वीडियो रहेगी, तो आप लोग जो है कम देखने में भी लगेगा कि कम है, और आप लोग जो है आप लोगों की मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हाँ थोड़ा सा है तो चलो हम उससे कर लेते हैं। मेरी मेन कोशिश है कि इस तरीके से हमेशा कराऊं जिससे कि आप लोग जो है एनसीईआरटी को बोझ न लगे, आप एक जो है सही तरीके से करें। क्योंकि एनसीईआरटी न पढ़ने का कारण यही है लोगों का, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि एनसीईआरटी कौन पढ़े, बहुत ज़्यादा है। अरे भाई सही बात है, 9 बुक आसान नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक है, जितना आप लोगों को नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहे हैं एटलीस्ट वो तो आप लोग कवर कर लीजिए। मैं पूरी आप लोगों की मदद करूंगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा जो है एकदम बेसिक से एकदम टू दी पॉइंट्स में नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आप लोग जब इस नोट्स को देखेंगे ना, तो आप जब बुक उठा के देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से नोट्स ये रेडी किए हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को इससे एक अच्छा हेल्प मिलेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, अगर सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को जो है यहाँ से हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराती हूँ, जिससे कि कम टाइम में किस तरीके से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। साथ ही आप लोगों को गाइड भी करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। ओके, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं आप लोगों को मैं बता दूं, तो मैंने नए राजवंशों का उदय, राज्यों में के प्रशासन के बारे में आप लोगों को बता दिया था। प्रशस्ति और भूमि अनुदान, धन के लिए युद्ध जो हुआ था, और चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल राजवंश के बारे में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 जो है चीज़ें मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, हाँ, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो सबसे बात अगर पहली बात करती हूँ तो प्रशस्तियाँ हैं वो क्या हैं। तो प्रशस्तियाँ पहले ही मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था, जो 6th क्लास की मतलब हिस्ट्री करवा रही थी, तो मैंने बताया था कि जो प्रशस्तियाँ होती है वो ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती हैं, और ये राजा की प्रशंसा के लिए जो है वो लोग लिखते थे, ताकि उनसे जो है राजा को कुछ मिले। तो हमेशा जो है राजाओं के बारे में ये अच्छा ही लिखते थे। ठीक है, तो प्रशस्तियाँ जो है ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में जो है रची जाती थी। कई बार ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार पूछा जाता था, कि पूछा गया है एसएसटी में, सॉरी सीटेट में, कि प्रशस्तियाँ क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रशस्तियाँ होती हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा राजाओं की प्रशंसा में जो है लिखी जाती हैं। और प्रशस्तियों में जो कुछ भी लिखा जाता है वो सही है नहीं, हमेशा जो है ब्राह्मण प्रशंसा पाने में, मतलब कुछ पाने की इच्छा में जो है राजाओं की जो है तारीफ करने के लिए जो है वो लिखते थे। तो जरूरी नहीं जो प्रशस्तियाँ होती थी वो एकदम 100% एकदम सही हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रतिहार नरेश नाग भट्ट की एक प्रशस्ति मिली, संस्कृत में मिली है। ठीक है, ग्वालियर से जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से जो है एक प्रतिहार नरेश नाग भट्ट है, उनकी प्रशस्ति मिली है। और ये एकमात्र जिनकी सबसे पहली जो प्रशस्ति थी वो संस्कृत में मिली है, वो किसकी है, नरेश नाग भट्ट की। ठीक है, और ग्वालियर से ये प्रशस्ति मिली है। आगे बात करते हैं, तो राजा जो है प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो राजा लोग होते थे वो ब्राह्मणों को क्या देते थे, भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये सब चीज़ें जो जिस पे लिखी जाती थी वो ताम्र पात्रों पर जो है अभिलेखित होती थी। ठीक है, राजाओं के द्वारा जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, ये सब चीज़ों का जो हमें ब्यौरा मिलता है वो जो है ताम्र पात्रों पर अभिलेखित होता था, उसी से जो है पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है वो लगाया नहीं मैंने डायग्राम, कि किस तरीके से ताम्रपात्र को जो है किस प्रकार के होते थे, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, उसका पूरा पिक्चर देख रखा है। अगर आप लोगों, देखिए, पिक्चर दिखाने का मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को ना आसानी से वो चीज़ याद रहे। तो यही बताया गया कि जो राजा लोग होते थे प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे, उसी से जो है उनको क्या करते थे, उपहार के रूप में देते थे, पुरस्कृत करते थे। और ये चीज़ जो है इसके बारे में ये कहाँ पर लिखवाते थे, ताम्र पात्रों पर। ओके, अगर 12वीं शताब्दी की बात करें तो 12वीं शताब्दी में जो है कल्हड़ द्वारा संस्कृत काव्य राजतरंगिणी की रचना की गई है, जिसमें जो है कई बार ये क्वेश्चन आया है कि राजतरंगिणी जो है इससे
कहाँ के शासन के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो अगर आप लोगों को कई तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में दर्ज है, तो याद रखिएगा वो राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ द्वारा जो है संस्कृत में एक ये काव्य लिखा गया है राजतरंगिणी, और इसकी रचना जो की थी कल्हड़ ने, और इसमें जो बताया गया है वो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास के बारे में। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। जो राजतरंगिणी एक संस्कृत काव्य है। ठीक है, यहाँ जो राजतरंगिणी एक किसके मतलब किस राज्य के शासन के बारे में बताता है, किन राजाओं के बारे में बताता है, ये तो 3 प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर आगे की बात करूं तो मैं सबसे पहले याद रखिएगा जो धन के लिए युद्ध हुआ था इस टाइम पे, तो राजवंशों का जो आधार था ना वो क्षेत्र विशेष था। जो राजवंश थे उनका मेन आधार था किसी भी क्षेत्र को जीतना। क्षेत्र विशेष के लिए जो है वो युद्ध करते थे। धन के लिए जो उनका धन होता था वो किसी भी एरिया को जो है अपनी एरिया में मिलाना, किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना। राजा दूसरी क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। जो राजा होते थे वो दूसरे क्षेत्रों पर क्या करते थे? नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, जिसमें गंगा घाटी में जो है कन्नौज पर अधिकार जो है संघर्ष प्रमुख है। मतलब कन्नौज पर जो है अधिकार करने के लिए 3 राजाओं के बीच में बहुत ही मतलब कि एक तरह से संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा घाटी में कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, इस पर अधिकार करने के लिए एक संघर्ष चला जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 राजाओं का जो है 3 राजाओं ने मतलब ये 3 राजाओं की जो है लड़ाई थी। ठीक है, तो कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष किसके नियंत्रण के लिए? कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। कौन कौन इसमें शामिल है? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो कि दक्कन के थे, पाल जो कि बंगाल के थे। ठीक है, इस तरीके से, और गुर्जर प्रतिहार जो कि राजस्थान साइड के थे। अफगानिस्तान के गजनी का जो सुल्तान है महमूद गजनी, इसने 1997 से लेके 1030 तक मध्य एशिया के भागों से ईरान होते हुए उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, ठीक है, अगर हम बात करें तो कहाँ से, ये जो है उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र से, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका इस साइड जो है शासन था। और इसका निशासन जो है ना सभी मंदिरों को, जो संपन्न मंदिर थे, जो बहुत ज़्यादा जो है जहाँ पर मतलब कि भव्य मंदिर थे, उनको जो है लूटना इसका सपना था। तो गजनी सुल्तान 1997 से लेकर 130 तक जो है मध्य एशिया के कई भागों होते हुए ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों तक जो है इसका शासन था, और इसका जो मेन मकसद था संपन्न मंदिरों को लूटना। उसने गुजरात के जो है मंदिर पर कई बार आक्रमण किया। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, याद रखिएगा सोमनाथ, ठीक है, जो गजनी था उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है कई बार आक्रमण किया। सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का जो लेखा जोखा लिखने का जो काम दिया था अलबरूनी को दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनी के लेखा जोखा लिखने का काम किसको दिया था, तो अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी ने की एक किताब बहुत फेमस है, याद रखिएगा, अरबी में है ये, अल हिंद जो है बरूनी ने लिखा है, और ये अरबी में लिखी गई एक पुस्तक है। ये आता है क्वेश्चन। ये तीनों ही पॉइंट में देखो, जितने भी पॉइंट है सब एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं बहुत ही सोच समझकर आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से टू द पॉइंट्स में एक एक चीज़ जो है आप लोगों को देती हुई, इसका मेन मकसद होता है कि आप लोग जो है भटके नहीं, एकदम अच्छे से जो है इन सब चीज़ों को करें। और पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो पूरा चीज़ें जो है मैं यहीं पर अच्छे से कवर कराऊँ। और आगे जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, जो DSSB, ठीक है, DSSB जिनका SST के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं, TGT SST, तो उनको जो है यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा मतलब कि मटेरियल मिलेगा, क्योंकि मैं TGT की जो है तैयारी मैं यहीं पर कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौहान वंश। ठीक है, चौहानों की बात करते हैं तो चौहान बाद में जो है चौहान के रूप में जाने गए। जो चौहान थे ये बाद में जो है किसके रूप में, चौहान के रूप में जो है जाने गए। इनका जो नियंत्रण था ना, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। तो कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में किसका शासन रहा है या कौन सा वंश था, तो चौहान वंश का था। ठीक है, उन्होंने जो है पश्चिम और पूर्व की ओर अपने शासन के विस्तार के लिए, जो गुजरात के चालुक्यों अब पश्चिमी उत्तरी प्रदेश के गढ़वालों से जो है टक्कर लेनी पड़ी। तो जो चौहान थे ये पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से इन्होंने टक्कर ली चौहानों ने। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। याद रखिएगा, चौहानों का
सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगान का शासक था, और इसने जो है 1191 में जो है हराया था। तो कई बार क्वेश्चन आया है ये, और ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी जो है एक अफगान शासक थे, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने जो है 1191 में हराया था, लेकिन उसी के दूसरे साल 1192 में जो है उसी के हाथों जो है हारे जाते हैं। तो पृथ्वीराज जो चौहान है ये चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और स्टेटमेंट में क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये सभी पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे चोल राजवंश के बारे में, और चोल राजवंशों के बारे में पूरा अच्छे से जो है मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो वो वाली जो है क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, और पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी किसी की भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि पहली बार में आप लोग CTET क्लियर करें, आप लोगों को एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।